Recording in आप लोगों progress. को लास्ट क्लास में पहले क्या बताया जा चुका है वो सुनिए। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में पीएच निकालना बताया, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में पीएच, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस जो भी होते थे, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस बताए थे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के, एंड वीक एसिड वीक बेस के, ये सब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस। किसी पर्टिकुलर वीक एसिड का पीएच कैसे निकाला जाता है, उसके कंसंट्रेशंस गिवन हो, बहुत कम कंसंट्रेशन होता है तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग निकलते हैं, जो आप लोगों को बताया था। ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस, ऐसा करके बताया था। फिर लास्ट में आए थे जो पिछली क्लास आपके हुई थी, इन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेसेस, जहाँ पे और बफर भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया था। और उसी बीच में आपको एक क्लास में ऑफलाइन आप लोग आए थे सेंटर पे, तो आप लोगों को वीक पॉलीप्रोटिक एसिड एंड वीक पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस के फॉर्म में बताया गया था पीएच निकालना। अब आज हम आपको बताना चाह रहे हैं एम्फोटेरिक आयन से पीएच निकालना। तो अगर आप ये समझ जाओगे तो इसके बाद कोई भी ऐसा केस नहीं होगा जहाँ पे आप पीएच ना निकाल पाओ। फिर आपके पास जो चीजें बचेंगी पीएच कैलकुलेट करने वाली, वो इन्हीं सबका मिक्सचर ही होंगी। मतलब जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हो उनके बियॉन्ड कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आप पीएच ना निकाल पाओ। उसके बाद हम आपको सॉल्ट या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाएंगे। तो सॉरी वो है, अब इस बार इंग्लिश सॉल्युबल सॉल्ट का अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाएंगे। तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो है कैलकुलेटिंग पीएच इन केस ऑफ एम्फोटेरिक आयंस। हेडिंग लिखिए आप लोग, कैलकुलेटिंग पीएच इन केस ऑफ एम्फोटेरिक आयंस, ये आज की क्लास का है। तो पीएच एम्फोटेरिक आयंस के केस में तो बोलोगे एम्फोटेरिक आयंस क्या होते हैं, क्या होते हैं भैया एम्फोटेरिक आयंस, किसी को आइडिया? जो कि सर एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हाँ बच्चा, हैं सर। एसिड और बेस दोनों तो से रिएक्ट करते हैं। ये बता रहे हैं एम्फोटेरिक आयन जो एसिड बेस दोनों से रिएक्शन करते हैं। मतलब एम्फोटेरिक आयंस का मतलब है कि खुद वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं, बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों, जैसे हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट, सीधे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं ना, फिर अभी आपको पता लगेगा ये एम्फोटेरिक आयंस जो है वो है। क्वेश्चन ये है हमारा, कैलकुलेट पीएच एंड पीओएच। अरे पीएच एंड पीओएच अज्यूमिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सब कुछ हो रहा है। कैलकुलेटिंग पीएच एंड पीओएच इन फॉलोइंग केसेस, जो सारे केसेस आपको दिखने मतलब फॉलोइंग केसेस, इनमें सब में आप पीएच बताओ क्या होगा। ए पार्ट देखिए, हम आपसे पूछेंगे मोस्ट कॉमन जो होता है HCO3 माइनस। एक केस ये है, इसका आप पीएच बताओ, और इसका कोई सी मोलर गिवन है, सी मोलर HCO3 माइनस। पहले तो बताओ ये एम्फोटेरिक है कि नहीं है? बिल्कुल एम्फोटेरिक है, क्योंकि HCO3, बहुत बढ़िया दोस्त, HCO3 माइनस H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है। अगर कोई बोले कैसे आप एम्फोटेरिक बता रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि एम्फोटेरिक आयन नहीं होता, तो ऐसा बिहेवियर थोड़ी शो करता जो हम लिख रहे हैं। ये H प्लस अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो बन जाएगा खुद H2CO3, और अगर इसने H प्लस रिलीज कर दिया तो खुद बन जाएगा CO3 2 माइनस। तो आप कुल मिला के कह क्या रहे हो कि फर्स्ट वाले केस में इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया है, मतलब HCO3 माइनस एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तभी तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा। और दूसरे वाले केस में H प्लस फर्निश किया है, मतलब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए HCO3 माइनस को हम लोग एम्फोटेरिक बोल रहे हैं कि उसका डुअल बिहेवियर शो हो रहा है। तो ऐसे आयंस जो एसिड और बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं एम्फोटेरिक आयंस। अरे अपना वाटर होता है ना, वाटर भी एम्फोटेरिक होता है, वैसे इस केस में तो नहीं लिखेंगे उसको, वाटर एज वेल। अगर कोई बोले कि वाटर जो होता है ये भी कैन बिहेव लाइक एम्फोटेरिक आयन, कैसे दोस्त? अरे वाटर H प्लस एक्सेप्ट भी तो कर सकता है, वाटर डुअल बिहेवियर शो करता है। अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन जाएगा H3O प्लस, जो कि एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, आप जानते हो। और अगर इसने H प्लस फर्निश कर दिया तो ये बन जाएगा आपका OH माइनस। तो ये हमारा आपको अलग से पता होना चाहिए कि वाटर भी एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले डुअल बिहेवियर क्या वाटर शो करता है, बिल्कुल शो करता है। वो H प्लस दे भी सकता है, H प्लस ले भी सकता है। मतलब वाटर कैन बिहेव लाइक लुइस एसिड एंड लुइस बेस एज वेल, दोनों के तरीके बिहेव कर सकता है। रादर लुइस नहीं, आर्नियस एसिड, आर्नियस बेस हम कह सकते हैं उसको।
दोनों की तरह बिहेव कर सकता है वो। आर्नियस एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, आर्नियस बेस की तरह बिहेव कर सकता है, H प्लस को रिलीज भी कर सकता है, H प्लस से कंबाइन भी हो सकता है। तो पहला एग्जांपल ये हमने पूछा था बाइकार्बोनेट के केस में आप पीएच बताओ। दूसरा वाला एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। अगर सपोज करो कोई पूछ ले कि भैया NaCN है, NaCN का मतलब है वही CN माइनस हो गया। ये भी अगर आपका सी मोलर गिवन है तो इस केस में भी पीएच बताओ। बोलोगे ये कैसे हम समझेंगे? तो बोलोगे पहली बात NaCN है क्या, ये कैसे निकालोगे NaCN के केस में? तो CN से -2 SCN कर देंगे सर, तो CN से CN -2 माइनस की सॉल्ट SCN कर हाइड्रोलिसिस देंगे होगी, सर। एम्फोटेरिक आयन है ही नहीं। हम तो बीच में तुम्हें चेक करने के लिए उल्टा पुल्टा भी लिखते हैं, तुम लोग मानते ही नहीं, कुछ बताते ही नहीं हो। एक आध दो बच्चे बोल रहे हो। अरे NaCN एम्फोटेरिक थोड़ी होता है, CN माइनस सिर्फ H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, उसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से करनी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट था, करते ही नहीं है तुम लोग यार। NaSH NaSH अगर लिखा हो SH, हाँ तो ये एम्फोटेरिक आयन है, क्योंकि SH माइनस जो होगा वो H प्लस रिलीज करके सल्फाइड बन जाएगा और H प्लस एक्सेप्ट करके H2S भी बन जाएगा। वैसे आपसे कोई पूछे NaH2PO4 लिखा हुआ है, तो H2PO4 माइनस क्या करेगा? वो भी वही सी मोलर ले लो, सारे के सारे सी मोलर। NaH2PO4 अगर लिखा हुआ है सपोज करो, माइनस नहीं है, तो ये भी तो भैया हमारा एक H प्लस दे सकता है, H प्लस ले सकता है। वैसे अगर आपसे कोई पूछे Na2HPO4 लिखा हुआ है, तो ये भी आपका H प्लस दे सकता है, H प्लस ले सकता है, ये भी एम्फोटेरिक है। ई पार्ट हम पहले क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं ना ढेर सारे। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th पास में हो इसलिए बता रहे हैं। अमीनो एसिड पढ़ा होगा, ज्विटर आयन नाम सुने होंगे, सुने हो ज्विटर आयन कभी? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ तो यस ज्विटर सर। आयन यस भी सर। एम्फोटेरिक यस होते हैं। सर। उनका पीएच आपने निकाला होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच वो इसी कॉन्सेप्ट पे आता है। ये समझ लोगे तो अमीनो एसिड में तुम्हारा समझ लो हो गया पूरा खत्म। अमीनो एसिड में यही कॉन्सेप्ट लगता है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए जो हम लिख रहे हैं आपको। अभी तो हमने ABCD लिखा है, ऐसे और भी हो सकते हैं जो डुअल बिहेवियर शो कर सकते हैं। जैसे हमारा मन कर रहा है कि मान लो हम लिख देते हैं NaH2PO3, जो कि एक डाई बेसिक एसिड H3PO3 है, उसमें से एक H हटा दिया। इसके केस में भी पीएच निकालो, सी मोलर लिखा हुआ है। F पार्ट, ये तो एसिड्स थे जो डुअल बिहेवियर शो कर रहे थे। हमारा मन कर रहा है कि हम लिख सकते हैं AlOH और होल ट्वाइस, और इसके साथ लिख देते हैं Cl, AlOH होल ट्वाइस प्लस और Cl, ये भी सी मोलर लिखा है। बोलोगे ले यार ये कैसे डुअल बिहेवियर शो कर रहा है, अभी बता रहे हैं। जी पार्ट देखो, हमारा मन कर रहा है हम लिख दें AlOH, और ठीक है ऐसे इसके बाहर हम इसके स्क्वायर ब्रैकेट करके ऐसे ही Cl2 लिख दें, ये भी सी मोलर लिख दिया हमने। इसका पीएच बताओ। जी के बाद H पार्ट लिख लो। सपोज करे कोई बोले हमारे पास एक वीक बेस MgOH होल ट्वाइस का एक OH रिलीज करने के बाद का ये है MgOH होल प्लस, इसका पीएच बताओ। तो इतने सारे केसेस में आप पीएच पहले निकालना सीखो, तो आपको अभी ज्यूटर आयन जब क्लास 12th में आप पढ़ ही चुके हो तो हम आपको लगे याद अमीनो एसिड वाला भी कॉन्सेप्ट बता देंगे। लेकिन आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा ये सब के सब आयन एम्फोटेरिक आयन्स हैं। एक एक केस में आपको पीएच निकालना आना चाहिए। ये जितने भी ABCDEFGH लिखे हुए हैं सारे एम्फोटेरिक आयन तो आपको लग रहे हैं भैया? किसी को डुअल बिहेवियर वाले यस सर। हैं दोस्त? यस सर। यस ठीक सर। है दोस्त। यस सर। अब देखो, हाँ यस बहुत सर। बढ़िया यस दोस्त। सर। अब देखो दोस्त, सपोज करो एक एक करके बताते हैं, एक एक करके। क्वेश्चन नंबर ए आपने लिया, ए पार्ट। आपसे कोई पूछे एक बीकर है, ऐसे थोड़ा फील करो, एक बीकर है, इस बीकर में NaHCO3 रखा हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट सपोज करो रख दिया आपने, एक्वस सॉल्यूशन है इसका। तो कोई बोले कि ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच बताओ, जब इसकी मोलारिटी सी मोलर था। सी मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच बताइए। ये फील्ड है, इसमें ऐसे भरा हुआ है। तो बोलोगे सर हमको तो लग रहा है ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आप लिखे हुए दो डुअल बिहेवियर शो करेगा। कौन कौन सा बिहेवियर शो करेगा? तुम में से कोई बोलेगा सर जो ये HCO3 माइनस है, ये हमको लग रहा है आयनाइज करेगा। तो आयनाइज करेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस प्लस CO3 2 माइनस, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा Ka2। तो इसको बोलोगे ये तो डिसोसिएशन हो रहा है।
तो मतलब ये कुछ लोग बोलोगे कि हाँ ये बाइकार्बोनेट डिसोसिएशन कर सकता है, ये पहला वाला केस है। कोई बोलेगा सर इसके साथ साथ एक और केस हो सकता है, या एक और केस किसी को लगेगा कि जो बाइकार्बोनेट है ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर सकता है। तो अनायन जो होते हैं जैसे एसीटेट सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करता है, ये भी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करेगा तो बना देगा H2CO3, और रिलीज क्या करने का, फर्निश क्या करेगा, OH माइनस। और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो KW अपॉन Ka1 होगा। हेलो, समझ में आ रहा है दोस्त? ये KW अपॉन यस सर। Ka1 कैसे लिख रहे हैं? हाँ Yes, सर। बहुत sir. बढ़िया दोस्त, यस सर। बहुत प्यारा हाँ दोस्त। Yes, सर। sir. तो ये दोनों केसेस हो रहे हैं, और एक्चुअली में ये दोनों केसेस एक साथ ही हो रहे होंगे, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो रही होगी और डिसोसिएशन भी हो रहा होगा। अब इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा वही ओवरऑल पीएच को बताएगा। अब क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या मतलब है कि डिसोसिएशन ज्यादा हो रहा है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो रही है, इन दोनों का क्यूमुलेटिव कंबाइन इफेक्ट जो होगा वही मिला के हमें रिजल्ट देने वाला है। तो इसका मतलब है तुम्हें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का एक्सटेंट अलग होगा इसमें भाई, क्योंकि Ka2 की वैल्यू अलग है, जब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग है, उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग है, तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा वो अलग होगा एज कंपेयर टू जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है। और वैसे तुम तो जानते ही हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बहुत बहुत कम होती है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस तो हमने हमेशा ही नेग्लेक्ट कर दिया था एज कंपेयर टू यूनिटी। तो इन अब हम एक काम कर सकते हैं, इनका डेरिवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन अभी ना करो। डेरिवेशन हम बता देंगे किसी दिन और दिन, क्योंकि वो बड़ा सा लगेगा, उसमें बड़ा टाइम लगेगा, दोनों को समझाना पड़ेगा। जब ऑफलाइन पढ़ाएंगे किसी दिन ज्यादा आराम से समझा देंगे। अभी आप रिजल्ट याद करो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो अगर डिसोशिएट कर रहा है तो K2 है, और ये वाला जो अगर ये मतलब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा है तो KW अपॉन K1। तो जब भी कोई सी मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट है या सी मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोई एम्फोटेरिक आयन है, तो उस केस में जो पीएच की वैल्यू होती है, पीएच वो आता है सिंपल सा अरिथमेटिक मीन ऑफ जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स इन्वॉल्व्ड, pKa1 प्लस pKa2 अपॉन 2, ये आता है सिंपल सा रिजल्ट। तो पहले तो आप रिजल्ट याद करो। कोई पूछे H प्लस कहाँ से निकालोगे, अरे तो यही कुल मिला के H प्लस, जब H प्लस की वैल्यू तुम्हारी अगर रही होगी ये अंडर रूट ऑफ Ka1 और Ka2, तभी तो इसी का लॉग लेने के बाद वो आया होगा, जब ये सब आपने किया होगा लॉग लेके, और ये सब दोनों चीजें सेम है ना भैया, चाहे H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट K1 K2 लिखो, या पीएच की वैल्यू pKa1 प्लस pKa2/2 लिखो। यस सर। समझ में आ रहा दोस्त? Yes, तो sir. एम यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. हाँ दोस्त, Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. दोस्त। Yes, sir. ये रिजल्ट तो पहले क्या होता है ना, देखो दोस्त, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिजल्ट से फैमिलियर होना चाहिए। तुम लोग जेई एडवांस का पेपर अभी देखे होगे या नहीं देखा होगा, तो देखना, अगर नहीं किए हो तो सॉल्व मत करना, उसको हम तुम्हें सॉल्व कराएंगे। इस बार का पेपर 2020 से तो बहुत ईजी है। केमिस्ट्री का पेपर पिछले साल 2020 में काफी मतलब डिफिकल्ट था, इस बार वाला काफी इजी है, मतलब काफी ज्यादा स्कोरिंग है, बड़े इजी इजी क्वेश्चन भी आए थे कल वाले पेपर में। तो खैर वो अभी हम डिस्कस करेंगे बाद में, तुम लोग पेपर मत करना, अगर देख लियो तो कोई बात नहीं है, नहीं तो उसको वन बाय वन सॉल्व कराएंगे ना पेपर। तो चलिए देखिए, ये H प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट K1 K2 आ गया, ये इसी को पीएच इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2/2 है, और ये क्या है, क्यूमुलेटिव इफेक्ट है डिसोसिएशन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो बोलोगे सर हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वॉल्व होना है? तो आप ध्यान से देखा करो कि HCO3 माइनस या जो एम्फोटेरिक आयन लिखा हुआ है आपने, उसको पहले ध्यान से ऑब्जर्व करो। एम्फोटेरिक आयन जो लिखा है, मतलब किसी को कंफ्यूजन हो कि pKa1 प्लस pKa2/2 ही क्यों किया, उसके लिए समझा रहे हैं। एम्फोटेरिक आयन लिखा हुआ है HCO3 माइनस, जब वो डिसोशिएट करेगा तो क्या बना रहा है, CO3 2 माइनस, जब वो डिसोशिएट कर रहा है तो बना रहा है CO3 2 माइनस। अच्छा, जब ये डिसोशिएट कर रहा है तो उस टाइम डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वॉल्व कौन सा है, Ka2 डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वॉल्व है दोस्त, है बच्चा? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यस सर। बहुत बढ़िया दोस्त। और जब ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा है, सपोज करो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, H2CO3 बन रहा है ना, तो H2CO3 बन रहा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 इन्वॉल्व होगा। बोलोगे कैसे? अरे H2CO3 और HCO3 माइनस को रिलेट करने वाला कौन सा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, Ka1 ही तो होता है।
और HCO3 माइनस और कार्बोनेट को रिलेट करने वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट कौन सा होता है? वो Ka2 होता है। इसीलिए हमने Ka1 और Ka2/2 कर दिया, क्योंकि यही दोनों डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन में और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्व हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है बच्चा ये? इसीलिए हमने Pk1 प्लस यस सर। Pk2/2 किया है। ठीक है दोस्त। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यूज्ड, ये आंसर Pk1 प्लस Pk2/2 ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो। कोई बोले सर आपने दूसरा एग्जाम्पल लिखा था, सपोज करिए दूसरा वाला एग्जाम्पल बी पार्ट हम बता देते हैं। लिखा है आपने NaSH, तो NaSH लिखा हुआ है आपने, तो NaSH का एक्वस सॉल्यूशन है। तो आप एक काम करो, इसको एक बीकर में जब डालोगे, पानी वानी डालोगे तो सॉल्युबल हो जाएगा। सपोज करो NaSH का पाउडर है, उसको आपने बीकर में डाल दिया, तो NaSH मतलब SH माइनस बाई सल्फाइड आयन लिखा हुआ है ना, सल्फाइड आयन, बाई सल्फाइड आयन ना। तो ये एक बात बताओ, जो SH माइनस लिखा हुआ है ये दो काम कर सकता है। अब SH माइनस या तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस रिलीज भी करेगा, दोनों करेगा ये काम। अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट कर लिया, तो H प्लस एक्सेप्ट करने के बाद जो बनाएगा ये क्या बनाएगा भैया? क्या H2S बनाएगा? यस यस बहुत बढ़िया। और H प्लस रिलीज करने के बाद मेरे दोस्त ये बनाएगा सल्फाइड। अच्छा मेरे भाई एक बात और बताओ कि SH माइनस से H2S जब बन रहा है, तो क्या डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ पे Ka1 आएगा इनके बीच में? अरे इन दोनों को रिलेट करने वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 ही तो कहा जाता है। H2S और SH को रिलेट करने वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट। और SH माइनस और बहुत प्यारा दोस्त, SH माइनस और सल्फाइड को रिलेट करने वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 कहा जाता है। मतलब दो जो आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको पता लग गया है। बस आंसर लिख दो। आंसर जो होता है इसका वो होता है pH इज इक्वल टू, रादर H प्लस की जो वैल्यू आएगी ओवरऑल H प्लस, वो आएगा अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू Ka2, या यहीं से आप लोग इसका लॉग लोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो pH की वैल्यू आएगी वो आप कह सकते हो Pka1 प्लस Pka2/2, ये आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, चाहे pH वाला याद रखो चाहे ये वाला याद रखो। ठीक है भैया? अरे दोनों एक ही हैं, लॉग और ठीक है दोस्त। तो ये वाला भी एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए। कोई बोले कि भैया हमें नेक्स्ट वाला थोड़ा सा कोई दूसरा वाला एग्जाम्पल करा दीजिए, तो चलो उसको देखो दोस्त। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा। तो मतलब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वॉल्व है अगल बगल, उन्हीं को हम बात कर रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखो। कोई पूछे कि हमें ये बताइए इसका pH कितना होगा। अच्छा हाँ, आप ध्यान से देखना, थोड़ा डिफिकल्ट वाले करा दे कि NaH2PO4 लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन है, और इसकी भी मोलारिटी कोई C मोलर गिवन है। तो इसको भी बीकर में ले लो, C मोलर है मतलब आपने बीकर में भर रखा है इसको। तो बोलोगे यार ये NaH2PO4 माइनस जो है, इसमें अनायन जो है वो H2PO4 माइनस है। तो ये Na प्लस तो स्पेक्टेटर आयन है, तो H2PO4 माइनस जो करना होगा करेगा। ये दो काम कर सकता है, या तो H प्लस ले सकता है, H प्लस दे भी सकता है। अगर इसने H प्लस एक्सेप्ट किया, अगर इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करेगा तो क्या बन जाएगा? H3PO4 बनेगा दोस्त। अरे कॉपी कर लेते हो कि नहीं कर लेते हो? ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। और अगर इसने H प्लस रिलीज कर दिया, तो रिलीज करेगा तो बन जाएगा HPO4 2 माइनस, एक मिनट, HPO4 और ये 2 माइनस, ये बनेगा। अब देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट वाला जो H2PO4 माइनस से ग्रीन वाले H3PO4 को रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 कहा जाता है, और H2PO4 माइनस से HPO4 2 माइनस को रिलेट करने वाले स्पीशीज के डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka2 कहा जाता है। बताओ। अबे पर्पल से ग्रीन वाला जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, इनको रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट को Ka1 कहते हैं, और पर्पल से जो रेड हमने बनाया है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों को रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट्स को Ka2 कहते हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ
क्या साले पीएच की वैल्यू इसकी सीधे रादर एच प्लस की वैल्यू जो हमने ऊपर बताया है उसको एल्गोरिथम फॉलो करते हुए रादर एक तरह से। तो आप एक बात बताओ, जैसे ऊपर बताया उसी स्लॉट में फिट करते हुए कि एच प्लस की वैल्यू अंडर रूट के ए वन इंटू के ए टू ऐसे कर सकते हो, या इसी से आप आगे पीछे जो भी है दोनों तरीके जा कि जो पीएच की वैल्यू होगी क्या उसको हम लोग पी के ए वन प्लस पी के ए टू बाई टू कर सकते हैं बच्चा? बताओ दोस्त। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो ये दोनों चीजें सेम है, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, याद रखना दोनों एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये हो गया। अब कोई बोले सर थोड़ा सा डिफिकल्ट केस हमको, मतलब अब जैसे अभी तो इजी चल रहा है, नेक्स्ट वाला देखिए डी वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो वाला। उसमें देखो समझने वाली चीज है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है उसको, वैसा नहीं। डी पार्ट देखो भैया, डी पार्ट जब आप आओगे इस वाले एग्जाम, अच्छा कॉपी कर लियो दोस्त? बताओ भैया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ दोस्त, Na2HPO4 सपोज करो हमारे पास है, Na2HPO4 एक्वस सॉल्यूशन है और वो भी सी मोलर। अब रखा हुआ है किसी बीकर में, ठीक है। कोई बोले इसका पीएच बताओ, और ये सारा आंसर जो आ रहा है वो मोलारिटी से इंडिपेंडेंट है। तो फिर वही चीज कि भैया जो हमारे पास ये है H2PO4 माइनस, तो H2PO4 माइनस क्या करेगा बताओ दोस्त? तो H2PO4 माइनस क्या करेगा दोस्त? रादर ये HPO4 माइनस, H तो है ही नहीं यहाँ पे। तो HPO4 माइनस क्या करेगा, पहले H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है और H प्लस रिलीज भी कर सकता है, दोनों ही काम कर सकता है ये। So तो ये अगर इसमें टू माइनस होगा डबल ना? माइनस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ठीक है, चलो गलती हो गई हमसे दोस्त। इसको हम कह देते हैं भाई, जैसा आप लोग बता रहे हो क्वेश्चन में गिवन है HPO4 2 माइनस। अभी H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो अगर इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया तो खुद कन्वर्ट हो जाएगा ये H2PO4 माइनस, एक H प्लस एक्सेप्ट करने की बात है, और ये एक H प्लस रिलीज भी कर सकता है। तो जब ये रिलीज करेगा माइनस H प्लस, तो रिलीज करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा PO4 3 माइनस। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, पहले वाले का जो ब्लू पेन से और ग्रीन पेन से लिखा है हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रादर येलो से और ग्रीन पेन से, उन दोनों को रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे रिलेट कर सकते हो? रादर उसको क्या कहते हैं, क्या उसको Ka2 कहते हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और लास्ट वाले को बोलते हैं Ka3। तो Ka2 और Ka3 आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्त? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, Ka2 sir. और Yes, sir. Ka3 भैया आपको पता है ये पॉलीप्रोटिक एसिड तो पढ़ा ही चुके हैं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, ठीक है दोस्त, yes, बहुत sir. बढ़िया। तो बस आंसर आप क्या लिखोगे, H प्लस की वैल्यू क्या आएगी अब? H प्लस इज इक्वल टू क्या लिखोगे भैया? क्या अंडर रूट के अंदर एल्गोरिथम फॉलो करते हुए जैसा ऊपर से चलता चला आया है, Ka2 और मल्टीप्लाइड बाई Ka3, ऐसे ही करोगे? Yes, sir. अरे जो Yes, sir. जो डिसोसिएशन कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। तो पीएच की वैल्यू अंडर रूट के बाद वो जो वहाँ पे लॉग लोगे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधे आ जाएगा Pka2 प्लस Pka3 बाई 2। आपने जो ज्यूटर आयन पढ़े होंगे अमीनो एसिड में, प्रोटीन में, उस टाइम अमीनो एसिड चैप्टर में, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। वहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लिखते हैं Pi इज इक्वल टू Pka1 प्लस Pka2 बाई 2, या और बड़े बड़े अमीनो एसिड लेते हैं तो वहाँ Pka2 प्लस Pka3 बाई 2। तो वही तो चल रहा है ये ABCD 4 पोर्शन 4 क्वेश्चंस। आपको समझ में आया दोस्त कि अगर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो एम्फोटेरिक बिहेवियर उनका पहले शो होने वाली चीज देख लो, कैसे कैसे एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहे हैं वो। और जब एम्फोटेरिक बिहेवियर आपको समझ में आ जाए तो देखो कि उन दोनों इक्वेशंस जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो हो रही है उनमें इन्वॉल्व होने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट्स रियल वाले क्या है, K2 K3 K1 क्या है। तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उन्हीं का pH इज इक्वल टू Pk1 प्लस Pk2 बाई 2 कर देना। ये H प्लस की वैल्यू आप चाहो तो वहीं से कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ K1 इंटू K2 या अंडर रूट ऑफ K2 इंटू K3। ये कुछ समझ में आया आप लोगों को है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे दोस्त। कॉपी कर लिए, लिखते रहते हो कि नहीं लिखते हो? बताओ आगे बढ़े आप।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया दोस्त। ई पार्ट पे आ जाइए। ई पार्ट में अभी हम क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको। कौन सा वाला हो गया? ठीक है, समझ गए हो गए। जैसे आपसे कोई पूछे एक डाई बेसिक एसिड है। डाई बेसिक एसिड होता है आपका H3PO3। उसके लिए हमने लिखा हुआ था NaH2PO3। ये सी मोलर है और इसका एक्वस सॉल्यूशन आपको गिवन है। तो सी मोलर एक्वस सॉल्यूशन जो भी है आपको ये, अरे सी मोलर और एक्वस सॉल्यूशन, तो इसको देखो क्या करोगे आप। सबसे पहले तो आप देखोगे कि अनायन कौन सा है जो कि डुअल बिहेवियर शो कर रहा है। तो वो H2PO3 माइनस है। अब H2PO3 माइनस H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है, H प्लस रिलीज भी कर सकता है। अगर वो उसने H प्लस एक्सेप्ट किया, जो कि ग्रीन पेन से दिखा रहे हैं एक्सेप्टेंस, तो H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा H3PO3। और फिर अगर उसने H प्लस रिलीज कर दिया तो H प्लस रिलीज करने के बाद आपको भी पता है कि वो बन जाएगा HPO3 2 माइनस। अब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व है फर्स्ट रिएक्शन में? वो भैया सिर्फ Ka1 इन्वॉल्व होएगा और इसमें दूसरे वाले में Ka2। एक्चुअली में इसका Ka3 होता ही नहीं है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये K3H प्लस रिलीज कर सकता है। ऐसा होता नहीं है। आपको हम पहले भी बफर में बता चुके हैं कितने बफर बनेंगे, इस तरीके करके क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। तो H प्लस की वैल्यू जो आएगी फाइनली, बहुत बढ़िया दोस्त, याद है तो अच्छा है। तो K1 इंटू K2 ये H प्लस की वैल्यू आएगी। अगर आप इससे आगे जाओगे और आप चाहते हो pH निकालना तो दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो फाइनली अरिथमेटिक मीन जो है ना डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के, pK1 प्लस pK2 बाई 2 करके आंसर आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन हो गया कुल मिला के, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, आगे बताएं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त, बहुत अच्छे। अब आता है एफ पार्ट। बेसिस के केस में कोई बोले अच्छा चलिए तो एसिड्स के केस में हो गया। आप एक बात बताओ, हमारे पास एक है MgOH और MgOH है। तो पहले तो आप ये जान लो MgOH प्लस, पहली बात तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वीक बेस होता है। MgOH होल ट्वाइस जो होता है ना, वो वीक बेस होता है। तो MgOH होल ट्वाइस एक एक करके अपना OH माइनस फर्निश करता है। तो एक एक करके OH माइनस फर्निश करता है। तो आपको बता दें वैसे कि यहाँ पे जब हम लोग लिखते हैं कहीं पे MgOH होल ट्वाइस, सपोज करिए, देख लो नहीं तो कब पता लगे तुमको आइडिया ही ना हो। तो ये एक एक स्टेप में अपना H प्लस रिलीज रादर OH माइनस रिलीज करता है। पहले बनता है MgOH, इसके ऊपर आता है एक प्लस चार्ज, और दूसरा वाला रिलीज कर, पहले OH माइनस रिलीज करेगा। इस टाइम डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb1 होगा। और जब दूसरा वाला OH माइनस रिलीज करेगा तो जो MgOH के ऊपर प्लस बन चुका है ये अपना ऐसे आएगा, Mg प्लस 2 बन जाएगा और साथ में रिलीज कर देगा OH माइनस। इस टाइम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू Kb2 होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं Kb1 बेस है ना, और दूसरे साइड लिखते हैं Kb2। ये दूसरा वाला ये जानते हो भैया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो जस्ट आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए। जानते हो ना दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, आइए ऊपर आइए, हो गया होगा कॉपी अब तक, कि सी मोलर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। रादर हम एक बीकर बना देते हैं और उसमें थोड़ा अच्छे से बना दें कि सी मोलर हमारे पास, सी मोलर MgOH और इसके साथ यहीं पे लिख देते हैं सपोज करो Cl, क्लोरीन। Cl माइनस तो स्पेक्टेटर आयन होता है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। तो जो आपने ये बनाया है ना भैया MgOH, ये वीक बेस का एक बीच वाला एम्फोटेरिक आयन है। ये OH माइनस एक्सेप्ट भी कर सकता है और OH माइनस फर्निश भी कर सकता है। तो अगर इसने OH माइनस को एक्सेप्ट किया, मतलब ऐसे पहले तो ट्रिक देखो ना, OH माइनस को एक्सेप्ट किया तो ये बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस। अच्छा, इन दोनों को रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट को क्या बोलोगे? हाँ भैया,
KB1 बोलेंगे ना, बहुत बढ़िया दोस्त। इन दोनों को MgOH प्लस को और MgOH होल ट्वाइस को रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट को KB1 बोलेंगे। और ये OH माइनस फर्निश भी कर सकता है, तो फर्निश करेगा तो खुद बन जाएगा Mg+2, और इन दोनों को रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट को KB2 बोलेंगे। तो OH माइनस फर्निश कर रहा है, ऊपर क्या होता था, H प्लस फर्निश करता था। तो इस केस में फाइनली जब आंसर लिखने जाओगे तो H प्लस नहीं लिखते हैं, लिखते हैं OH माइनस। लॉजिकल भी है, जब एल्गोरिथम टाइप से फॉलो ही कर रहे हो तो वैसे ही देखो, OH माइनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KB1 इंटू KB2। ये आप दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग लेके माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट साइड आ जाएगा POH। तो POH इज इक्वल टू PKB1 प्लस PKB2/2। अरे समझ में आ रहा है दोस्त, एम्फोटेरिक आयन के केस में कैसे निकाल रहे हैं पीएच? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आगे अभी तो वैसे एक बार आईटी में कई बार पूछा गया है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन होता है, इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, बेसिक होता है। पूछा स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब खैर आईटी वालों ने उसको जबरदस्ती याद करवा डाला है, इतनी बार पूछा है। तो बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक पूछा है, इसका मतलब है क्वेश्चन ए पार्ट में आ जाओ। ये जो ए पार्ट है, ए पार्ट अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, पूछा था बाइकार्बोनेट का सी मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, बताओ एसिडिक है या बेसिक है। तो मीनिंग ये है आपका कि आपको pKa1 प्लस pKa2/2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। लकीली हमको ये वैल्यू पता होती है, इसलिए हम बोल देते हैं कि pKa1 प्लस pKa2/2 की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। सबकी वैल्यूज नहीं याद करनी है, इस पर्टिकुलर केस में वैल्यूज आईटी वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो, क्योंकि कई बार उन्होंने पूछा है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बाइकार्बोनेट का नेचर क्या है, तो नेचर होता है स्लाइटली अल्कलाइन। लकीली इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। सारे केसेस में pKa1 प्लस pKa2/2 या pKa2 प्लस pKa3/2 इसकी वैल्यू याद रखना कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई ये थोड़ी कोई पूछेगा नहीं याद करके बताओ, इस पर्टिकुलर केस में आपको पता होना चाहिए। अब क्या क्या पूछा है, एक बार अमीनो एसिड पूछा जाता है कि ज्वेटर आयन जो होते हैं जिनमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकलवाता है, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच निकालता है, वो आपको पता होगा। द पीएच एट विच देयर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड टुवर्ड्स एनी इलेक्ट्रोड, कैथोड या एनोड की तरफ कोई भी माइग्रेशन ना हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। शायद पढ़े हो आप लोग 12th में, तो इसलिए बता रहे हैं। तो भाई ज्वेटर आयन का केस बहुत बार पूछा जाता है, जो आपको पता ही होना चाहिए, और ये बाइकार्बोनेट वाला फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो पूछने को तो और भी पूछ सकते हैं, यही दोनों थोड़ी उनको पता है, और भी दे सकते हैं, इसलिए ये सारे एग्जांपल करा रहे हैं कि अगर आगे केसेस में आपको कोई आ गया एम्फोटेरिक आयन तो कैसे कैलकुलेट करोगे पीएच। तो ये समझ में आ गया दोस्त, नीचे तक बताओ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो ये आ गया POH निकालना। अभी बचा है 2-3 केस, देख लो 2-3 केसेस और बचे हैं। इसको कॉपी कर लियो भैया, कॉपी कर लियो, इसको आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो नहीं कर पाया करो बता दिया करो, तो हम रुक जाया करेंगे। जी पार्ट पे आ जाओ, एफ के बाद जी पार्ट। जी पार्ट सपोज करो हम कह देते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिखा है होल ट्वाइस, और इसके बाहर यहीं पे लिख दिया मान लो Cl। कोई सॉल्ट है, पाउडर फॉर्म में है, इसको हमने डाल दिया पानी में। पानी में डालने के बाद इसका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, जिसको हमने बोल दिया सी मोलर एक्वस सॉल्यूशन है इसका। एक्वस सॉल्यूशन तो Cl माइनस स्पेक्टेटर आयन है, शुरू से बताया है, वो कभी रिएक्शन थोड़ी करेगा, कुछ होता थोड़ी, कितनी बार बता चुके हैं। तो बचा AlOH होल ट्वाइस प्लस, यही कुछ करेगा, इसी की वजह से ओवरऑल सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक या बेसिक कहा जाएगा। तो AlOH होल ट्वाइस और इसके ऊपर एक प्लस है, तो ये क्या करेगा यार, ये तो OH माइनस रिलीज भी कर सकता है और OH माइनस से कंबाइन भी कर सकता है, दोनों ही काम कर सकता है। तो एक एक करके देखते हैं। सपोज करो इसने OH माइनस से कंबाइन कर लिया, अरे 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 कहीं गलती से हमने कुछ और तो नहीं लिख दिया है, प्लस OH माइनस, कुछ ऊपर क्या हमने कहीं H प्लस नहीं लिख दिया, नहीं ठीक है, प्लस OH माइनस। तो प्लस OH माइनस होगा तो क्या बन जाएगा दोस्त, क्या AlOH होल थ्राइस बनेगा ये?
Yes. हेलो। Yes. Yes sir बनेगा. Yes sir बनेगा. बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। और इसने OH माइनस अगर फर्निश कर दिया तो खुद ये बन जाएगा AlOH और इसके ऊपर एक प्लस। अब देखो इनको रिलेट करने वाली डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, ब्लैक वाला +2 आ गया। चलो +2, बहुत बढ़िया दोस्त। तो इसको रिलेट करने वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट फर्स्ट वाले में आएगा Kb1 और इसको रिलेट करने वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा Kb2, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के 3 Kb होते हैं तो Kb1 और Kb2 ही लिखेंगे हम लोग, क्योंकि AlOH होल थ्राइस और AlOH होल ट्वाइस प्लस इनको रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kb1 कहा जाता है, और AlOH होल ट्वाइस प्लस और AlOH की पावर 2 प्लस इनको रिलेट करने वाले डिसोसिएशन कांस्टेंट को Kb2 कहा जाता है। तो इनके केस में अब आंसर फाइनली लिखोगे अगर तो फाइनली आप ऐसे लिखोगे, हम नीचे इनका आंसर लिख देते हैं कि OH माइनस की जो वैल्यू आएगी, OH माइनस की बात कर रहे हैं, वो पहले तो अंडर रूट Kb1 इंटू Kb2 आएगा, Kb1 इंटू Kb2, या इसी का आप लॉग ले लोगे, लॉग लेने के बाद माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो जो POH की वैल्यू आएगी, POH वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अरे अंडर रूट क्यों आ गया, ये आ जाएगा जो अभी बताया था आपको, PKB1 प्लस PKB2 अपॉन 2, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ये फाइनली आंसर है तुम्हारा, चाहे इसको लिखो या चाहे लॉग लेके मल्टीप्लाई करके राइट वाले में जाके इसको लिख दो, बात वही है, बात बराबर है। तो ये केस हो गया। अब लास्ट वाला केस एक देख लो, तो हम एम्फोटेरिक आयन क्लोज करके सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाना शुरू करें। आयनिक के केस में सारे केसेस में पीएच निकालना कैसे होता है वो सब समझ चुके हो। हटा दे भैया इसको। Yes, sir. Yes Yes, sir sir. हटा दी. Yes sir हटा दी. ठीक है दोस्त, एच पार्ट पे आ जाओ बच्चा। एच पार्ट पे, एच पार्ट पे जब आओगे तो क्वेश्चन एक और दे देते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये कि हमारे पास है AlOH और इसके साथ में एल्यूमिनियम की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए Cl2 लगा हुआ है बाहर। इसका एक्वस सॉल्यूशन है, अब पता नहीं क्या मोलर वोलर डाला गया होगा, कितने मोल कितने पानी में, ये सब होने के बाद एक्चुअली में इसकी मोलारिटी C मोलर हो गई है। लेकिन ध्यान से देखो जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं सबके आंसर मोलारिटी से इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। आंसर तो पहले तो याद कर लो, यही तो ज्यूटर आयन में भी देखा था, ज्यूटर आयन या अमीनो एसिड की मोलारिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pKa1 प्लस pKa2/2 ही होता था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो AlOH लिखा हुआ है इसकी पावर है 2 प्लस। अब ये एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह बिहेव कर सकता है, एसिड की तरह करेगा तो भाई ठीक है, सही है देखना। अभी ये OH माइनस को एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो OH माइनस को अगर इसने एक्सेप्ट किया प्लस OH माइनस मतलब एक्सेप्ट किया तो बन जाएगा AlOH होल ट्वाइस और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, एक प्लस आ जाएगा। और ये OH माइनस रिलीज भी कर सकता है, फर्निश भी कर सकता है सॉल्यूशन में, तो माइनस OH माइनस लिखा है फर्निश करने वाला, तो ये हो जाएगा Al की पावर +3। अब देखो दोस्त, कोई पूछे अच्छा इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होंगे, तो AlOH की पावर 2 प्लस से AlOH होल ट्वाइस की पावर +1 को रिलेट करने वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या Kb2 होता है? Kb2, Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे दोस्त। और नीचे वाले जो Al+3 और AlOH की पावर 2 प्लस को रिलेट करने वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb3 होता है। यही होता है कि नहीं होता दोस्त, बताओ बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस Yes, sir. बस बहुत बढ़िया दोस्त, क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया। OH माइनस आएगा क्योंकि वीक बेस है, तो OH माइनस इज इक्वल टू सिंपल सा अंडर रूट ऑफ Kb2 इंटू Kb3, ये आ जाएगा। ये आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे, ये कंसंट्रेशन है, OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू, और दोनों तरफ लॉग ले लोगे, लॉग लेने के बाद आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगा POH, और राइट साइड जो आ चुका होगा वो PKB2 प्लस PKB3 अपॉन 2,
हाँ, रिजल्ट समझ गया भैया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो एम्फोटेरिक आयन के केस में पीएच पीओएच ऐसे निकाला जाता है। अब कोई बोले सर ज्यूटर आयन के केस में हम क्या करते थे? ज्यूटर आयन जो अमीनो एसिड होता था, बता दें? देख लो, ज्यूटर आयन अमीनो एसिड जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते थे, शायद आप लोगों ने सुना हो। क्लास 12 ऐसे थोड़ी पास हो गए हो साले, बिना देखे थोड़ी उसको हुए होगे। तो ज्यूटर आयन जो होते हैं उनको लिखने का तरीका क्या होता है, तो पहले तो ये देख लो। और ज्यूटर आयन जब आपको समझ में आ जाएंगे तभी हम आगे बढ़ जाएंगे। अब जब आया है तो बता ही देते हैं ना। आई पार्ट जो अमीनो एसिड क्लास 12 का चैप्टर है, अब 11th वाले होते तो उनको नहीं बताते ये, लेकिन अमीनो एसिड जो प्रोटीन वाला चैप्टर है उसमें ज्विटर आयंस होते हैं। ज्विटर क्लास 12 में आप लोगों ने देखा होगा। ज्विटर आयंस क्या होते हैं एक्चुअली में? एम्फोटेरिक होते हैं। वो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कुल मिला के क्या होता है जनरल फॉर्मूला ज्विटर आयन का? ज्विटर आयन का होता है ये R और यहाँ पे CH और ये क्या होते हैं NH3 प्लस SO3 माइनस और यहाँ पे COO माइनस। यही तो होता है। Minus. Yes, बहुत sir. बढ़िया दोस्त, Yes, sir. यही होता है, ये ज्विटर आयन होता है। तो ये भी तो H प्लस दे सकता है, H प्लस ले सकता है। अगर तुमने इसको H प्लस दे दिया तो मान लो प्लस H प्लस कर दिया तुमने, तो प्लस H प्लस अगर दे दोगे तो क्या बनाएगा? क्या वो RCH, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होते हैं ना, अल्फा अमीनो एसिड, उन्हीं में ज्विटर आयन बनता है। तो ये बन जाएगा COOH, H आ गया यहाँ पे, और ये H प्लस रिलीज भी कर सकता है। तो जब माइनस H प्लस करोगे तो भैया यहाँ पे जो आता है RCH, ऊपर क्या आ जाता है NH2 और नीचे क्या रह जाता है COO माइनस। तो भैया NH2 रह गया ऊपर, तो हम लोग क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट्स इनके गिवन होते हैं भाई। आपको Ka1 गिवन रहेगा, Ka2 गिवन रहेगा, उस तरीके से। तो हम कुल मिला के क्या कह देते हैं इसमें? Pi की वैल्यू, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है Pi, उसको क्या बोलते हैं? Pka1 प्लस Pka2 बाई 2। अब तुम बोलोगे सर Pka1 क्या है, Pka2 क्या है? तो वो तो ऐसे लिखा जाता है ना, Pka1 पे मतलब जो गिवन होता है डेटा, इसमें जो गिवन रहता है, नहीं तो Pka1 Pka2 कहाँ से कर पाओगे तुम? गिवन डेटा ये रहता है ना कि RCH लिखा रहेगा, CH के ऊपर कहीं पे लिखा रहेगा NH3 प्लस, इसी के आगे लिखा रहता है और यहाँ लिखा रहता है COH, और इसके बगल में लिखा रहेगा कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है। आप समझे क्या गिवन है और कैसे आंसर लिखा है? यस सर अरे Yes, कभी sir. पढ़े हो साले कि Yes, नहीं sir. पढ़े हो? कैसे 12th पास हो गए तुम लोग? पढ़े Yes, सर sir. पढ़े Yes, सर हाँ ठीक है, चलो दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा। तो एम्फोटेरिक आयंस के केस में आप पीएच निकालना समझ गए हो। अब एक काम करो, ऊपर से जो आपको हमने पूरा एम्फोटेरिक आयन अभी तक पढ़ाया है उसको देख लो, अपनी कॉपी में नोट्स लिखे होंगे तुम लोग। अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो हो तो फिर हम आगे चल के सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं। सुनो, पीएच निकालने का हर केस हो गया, सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस, बफर सॉल्यूशन, एम्फोटेरिक आयन, पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड्स, मिक्सचर ऑफ वीक बेसिस, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सब कुछ बता दिया है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब उस मतलब पीएच इससे अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। डिफरेंट स्केल पे पीएच 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीकेडब्ल्यू की वैल्यू 14 है, 25 से ऊपर, 25 से नीचे क्या होती है, 16, 18 जो भी है, 12, वो सब बता दिया है। कोई चीज अगर अभी तक ना समझ में आई हो तो बताओ, नहीं तो हम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। जल्दी बताओ, 1 मिनट देख लो। सर यहाँ पे सर एक एक क्या बच्चा? सर यहाँ पे पीआई क्या है पीआई को बोलते हैं, जैसे पीएच निकाले हो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। पीआई का मतलब होता है अमीनो एसिड में, शायद भूल गए हो तुम लोग, कोई बात नहीं, भूल गए हो तो इसका नाम होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड, ये एक ऐसा पॉइंट होता है या एक ऐसा पीएच, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच भी बोलते हैं इसको।
ये ऐसा पीएच होता है जिसमें अमीनो एसिड मॉलिक्यूल ना कैथोड की तरफ जाता है ना एनोड की तरफ जाता है। थोड़ा सा जाके इसको पढ़ना अगर अमीनो एसिड भूल गए हो तो। आइसोइलेक्ट्रिक पीएच भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। मतलब द pH of aqueous solution of amino acid at which there is no net migration of alpha amino acid molecule towards any electrode when an electric field is applied, उसे बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। अमीनो एसिड में आपने देखा होगा। ठीक है, आगे बढ़े भैया। Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया दोस्त। Yes, sir. चलो, आयनिक इक्विलिब्रियम का मेन पोर्शन खत्म। अब नया पोर्शन शुरू होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। देखो दोस्त, चलिए बताते हैं आपको क्या क्या है इसमें। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी को आइडिया भैया? कोई बात नहीं। So concentration. हाँ, सॉल्युबिलिटी ठीक है। आप solvent. ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया आप बता रहे हो। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है, जो डिफाइन ऐसे ही कर सकते हैं इसको, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड which can be dissolved in water in order to form a homogeneous solution, saturated homogeneous solution, उसे बोलते हैं उसकी solubility। अगर उससे ज्यादा अमाउंट आपने डिसॉल्व कर दिया, जैसे कोई बोले, जैसे बता रहे हैं आपको, जैसे आप एक काम करो, आपके घर में पानी हो, 1 लीटर पानी ले लो, उसमें थोड़ा सा ले जाके मतलब शुगर डाल दो, थोड़ी सी शुगर डाल दो, तो सॉल्युबल हो जाएगी। अब जैसे शुगर का अमाउंट डालते जाओगे वो सॉल्युबल होती जाएगी, लेकिन थोड़ा चांस ये भी होगा कि नीचे बैठ जाए वो। एक टाइम आएगा कि आप जितनी शुगर डालोगे उसमें से कुछ नीचे डिपॉजिट कर जाएगी, बाकी सॉल्युबल हो जाएगी। ऐसा देखे हो कभी? तो बोलते हैं इसका मतलब जो रिक्वायर्ड अमाउंट है सॉल्युबल होने का, उससे ज्यादा अमाउंट आपने डाल दिया, तो बोलते हैं सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो गया। देखो दोस्त, जैसे एक परमिसिबल होता है ना कि भाई ऐसा थोड़ी कि पूरी की पूरी आप कितना भी अमाउंट डाल दो उसमें शुगर का, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। एक सॉल्युबिलिटी की वैल्यू होती है कि 1 लीटर पानी है तो उसमें आप भाई 100 ग्राम 200 ग्राम शुगर डालोगे तो कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगी। उससे ज्यादा अमाउंट डालोगे ना तो नीचे फिर से डिपॉजिट कर जाएगी वो। तो बोलते हैं कि उस टाइम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सपोज करो कि अगर कोई बोले कि भैया शुगर में, रादर वाटर में हम 100 ग्राम शुगर डाल सकते हैं, तो कंप्लीटली वो सॉल्युबल हो जाएगी और एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। तो उसको हम बोल सकते हैं कि भैया वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर 100 ग्राम से ज़्यादा अमाउंट अगर आप डाल दोगे तो 100 ग्राम तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो नीचे डिपॉजिट कर जाएगी। तो उसे बोलते हैं सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड है, सैचुरेशन से ज़्यादा हो गया अमाउंट, तो थोड़ी देर में वो सेटल डाउन करके नीचे बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चा क्या कह रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो इसको लिखो जरा, आप लोग कॉपी में लिखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड लिखो इसको जरा, हम शॉर्ट में लिखेंगे, maximum amount of solid which can be dissolved, पूरा लिखना, maximum amount of solid which can be dissolved, which can be dissolved in water, which can be dissolved in water to form a saturated homogeneous solution, to form a saturated, saturated जरूर लिखना भैया, to form a saturated homogeneous solution, to form a saturated homogeneous solution, उसे बोलते हैं हम लोग is known as solubility, is known as solubility। इसको पूरा लिखो आप लोग कि maximum amount of solid which can be dissolved in water to form a saturated homogeneous solution, उसे बोलते हैं solubility।
अगर इस सैचुरेटेड वाले मतलब अगर इस अमाउंट से अगर आपने ज्यादा डाल दिया, भाई जो अमाउंट है जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे ज्यादा आपने डाल दिया, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड या हाइपर सैचुरेटेड बोल देते हैं उसको, सुपर सैचुरेटेड या हाइपर सैचुरेटेड, ज्यादा हो गया। अगर आपने क्या ज्यादा क्या हो गया भैया? अरे समझ पा रहे हो सुपर सैचुरेटेड या हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सॉलिड बहुत बढ़िया दोस्त। जो परमिसिबल लेवल है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड होमोजेनियस सॉल्यूशन, जो परमिसिबल लेवल है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड होमोजेनियस सॉल्यूशन, उससे ज्यादा अमाउंट अगर डाल दोगे तो सॉल्यूशन को हम लोग बोल देंगे कि वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वैसे ही हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है, तो हाइपो सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होगा। हाइपो सैचुरेटेड या इसी को बोला जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड था कि डालोगे पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, उससे कम अमाउंट आपने डाल दिया है, तो सुपर सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड नहीं कह उसको, सॉरी हाइपो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कहेंगे उसे। ठीक है बच्चा, ये दोनों वर्ड समझ गए? Yes, sir. सैचुरेटेड यस सॉल्यूशन क्या सर, होता है? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें वो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ऐड कर दो, पूरा का पूरा कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाए, सैचुरेटेड हो जाएगा। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जो रिक्वायर्ड अमाउंट सॉल्युबल होने के लिए था उससे ज्यादा अमाउंट आपने डाल दिया, तो थोड़ी देर हो सकता है वो घूमता रहे लेकिन थोड़ी देर बाद सेटल डाउन कर जाएगा वो, तो उसे बोलते हैं हाइपर सैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड। और आप सपोज करो वाटर में कोई बोले कि 100 ग्राम शुगर आप डाल सकते हो 1 लीटर पानी में, तो आपने सपोज करो 10 ग्राम डाल दिया, तो भैया हाइपो सैचुरेटेड है, मतलब और ज्यादा अभी इसमें डाल सकते हो, ये सॉल्यूशन अभी पूरा सैचुरेट नहीं हुआ है। तो ये आपको सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पता लग गया। अब क्या हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में हम लोग वी आर गोइंग टू डील विद सॉल्युबिलिटी। इस चैप्टर में मतलब सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाले में देखिए क्या करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग वी आर गोइंग टू डील विद स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट। तो लिखो कि इन दिस सेक्शन we are going to deal with sparingly soluble salts, solubility of sparingly soluble salt, sparingly ऐसे। In this section we are going to deal with solubility of sparingly soluble salt। देखो बताते हैं क्या होता है ये। In this section we are going to deal with solubility of sparingly soluble salt, solubility of sparingly soluble salt। स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होते हैं बच्चा? Dissociation नहीं करते हैं. स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब बहुत अच्छा दोस्त, स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब होता है कि वेरी वेरी लेस, ऐसे वेरी वेरी लेस आयनाइज्ड, बहुत कम आयनाइज्ड। तुम बोलोगे सर हमने सुना था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो पूरा आयनाइज कर जाते हैं, फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट की सुना था हमने जो कम आयनाइज करते हैं, और ये वेरी वेरी लेस आयनाइज्ड। अब वेरी वेरी जो लेस होता है इसके लिए इंग्लिश में और वर्ड यूज किए जाते हैं, बोलते हैं इसको फीबली आयनाइज्ड। जैसे वेरी वेरी टायर्ड को हम लोग एग्जॉस्ट बोलना बोलते हैं ना, पूरी तरह थक गए हैं, तो ये थोड़ी बोलते हैं वेरी वेरी टायर्ड, बोलते हैं हम एग्जॉस्ट, मतलब एग्जॉस्ट हो चुके हैं पूरे। तो वैसे ही फीबली आयनाइज्ड बोलते हैं इसको, तो वेरी वेरी लेस आयनाइज्ड या बोलते हैं फीबली आयनाइज्ड कहीं कहीं। तो स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट वो होते हैं जो पानी में डाले जाने पे बहुत कम आयनाइज करते हैं। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा आयनाइज करता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा आयनाइज कर रहा है, और जो ये होते हैं ना स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट जिनको नाम दिया गया है, ये बहुत कम आयनाइज करते हैं, बहुत ही ज्यादा कम। इसी को बोलते हैं फीबली आयनाइज्ड। तुम बोलोगे सर ये कौन से होते हैं, कोई बता सकता है कहाँ पे मिलते हैं ये वाले सॉल्ट? कोई बात नहीं। फीबली आयनाइज्ड कौन होते हैं? जो बहुत कम आयनाइज, जितने भी प्रेसिपिटेट्स जानते हो ना, प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स सुने हो?
जो पानी में Yes, sir. Yes, नहीं yes, समझ? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। जितने भी प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो सारे के सारे फेवली आयनाइज्ड होते हैं वाटर में, बहुत कम आयनाइज होते हैं। जितने भी आपको अभी तो हाँ तुम लोग तो जानते ही होगे, 11th में थोड़ी हो, 12th पास में हो। जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस, ये बहुत कम आयनाइज होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। समझ में आ रहा है भैया? अरे कॉम्प्लेक्सेस Yes, sir. जानते नहीं Yes, हो? sir. K4 FeCN6 वाला, जैसे कोई पूछे FeCN6 माइनस, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये FeCN6 जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं, इसकी पावर 4 माइनस, क्या तुम ये चारों CN माइनस 6 CN माइनस इनको बाहर निकाल दोगे? कभी नहीं निकाल सकते तुम, No, no. ये निकलते ही नहीं है। और प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं? जैसे प्रेसिपिटेट होता है आपका AgCl का वाइट PPT सुने होगे, PbCl2 का वाइट PPT सुने होगे, है ना भैया? वैसे ही और भी सुने होगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. CUS Yes, का sir. CUS का ब्लैक PPT सुने होगे, ऐसे करके एंड सो ऑन। मतलब ऑल प्रेसिपिटेट्स हमने लिखे हैं, तो हमने सिर्फ 3 लिखे हैं एग्जांपल के लिए, और वैसे जितने कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उसको भी एक लिख दिया हमने। तो ये होते हैं बहुत कम आयनाइज्ड या बहुत कम मतलब डिसोशिएट होते हैं ये पानी में। तो पीएच नहीं निकाल रहे हैं हम, बस यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। एक नया टर्म डिफाइन किया जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी तो आपको पता लग गया, स्पारिंगली सॉल्युबल क्या होते हैं ये भी पता लग गया। अब सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने चल रहे हैं। देखिए, कॉपी कर लियो दोस्त। कुछ पूछना sir. है Yes, इसमें? sir. किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो, नहीं पूछना है? No, sir. चलिए, No, sir. No, sir. चलो No, ठीक है, sir. ठीक है दोस्त, ठीक है भैया। चलिए देखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में समझाते हैं तुम्हें क्या होता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कैलकुलेट solubility product of AgCl solid। तो AgCl solid आपको पता है बहुत कम आयनाइज करता है। तो क्या करोगे, एक बीकर ले लोगे। बीकर में क्या करोगे, इससे बड़ा सामान लो, बीकर आपने ले लिया। इसमें क्या करोगे भैया, बोलोगे हमारे पास AgCl है, वो डिसोशिएट कर रहा है। तो AgCl solid जब आपने पानी में डाला था, तो AgCl solid डालने के बाद पहले वो क्या होगा, AgCl एक्वस बनेगा। एक्वस बनने के बाद वो आयनाइज करेगा, तो आयनाइज करेगा तो क्या बनेगा, Ag प्लस एक्वस, बहुत कम आयनाइज करेगा, और प्लस Cl माइनस एक्वस। भाई पानी में जाके तो ये गैसियस में थोड़ी रहेंगे, वो तो एक्वस एक्वस हो जाएंगे। कोई बोले सर ये आयनाइज नहीं करेगा, हमें तो लग ही नहीं रहा है आयनाइज करेगा। ठीक है, मान लेते हैं बहुत कम आयनाइज करेगा, मान लेते हैं। तो कोई बोले हमने शुरुआत में इसका A मोल लिया था, सपोज करो ये दोनों थे 0 मोल, तो मान लो यहाँ पे A माइनस एस हो गया। एस मतलब सॉल्युबिलिटी लिखते हैं, है ना, A माइनस एस एट इन द स्टेट ऑफ सैचुरेशन A माइनस एस। तो ये दोनों कितने कितने बनेंगे वे, तो साले बता नहीं SS, दो। SS. Yes, sir. Yes, एस sir. और एस, बहुत बढ़िया, एस और एस बनेंगे। तो जो इसमें के इक्विलिब्रियम लिखोगे, के इक्विलिब्रियम इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो लिखी जाती है वो लिखा जाता है Ag प्लस इंटू Cl माइनस अपॉन क्या लिखोगे, AgCl लिखोगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. बहुत बढ़िया दोस्त। के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये होती है, लेकिन आपको हम बता दें जो प्योर सॉलिड्स होते हैं उनके एक्टिव मासेस कांस्टेंट वैल्यू होती है। अच्छा ये हमने वन, आपको बहुत लोग 1 बताते हैं, हमने आपको समझाया था 1 नहीं लेते हैं उसको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ, sir. बता रहा। हाँ, तो AgCl को ले जाके, AgCl की कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो खत्म नहीं होता टाइम के साथ, क्योंकि AgCl का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका वही मतलब डेंसिटी आता है। तो के इक्विलिब्रियम को ले जाके उसमें मिला दो, मिक्स कर दो, रादर मर्ज कर दो। तो के इक्विलिब्रियम और AgCl का जो अमाउंट है वो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। और जो के इक्विलिब्रियम में जब AgCl का जो अमाउंट है उसको रादर उसके कंसंट्रेशन को मिक्स कर देते हैं, रादर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
और ये साथ में क्या आ जाएगा राइट साइड में, Ag प्लस इंटू Cl माइनस। तो इसी जो K इक्विलिब्रियम इंटू AgCl है, इसका नया नाम क्या हो जाता है इसका? क्या इसको KSP बोल दिया जाता है? KSP। Yes, SP sir. बोले Yes, तो sir. सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ऐसे SP जैसे Ka लिखते हो एसिड के लिए, Kb लिखते हो बेस के लिए, तो स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए SP लिखा जाता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। और ये हो जाता है कुल मिला के Ag प्लस कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना आयंस, उन्हीं के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट जो लिखे हैं उन्हीं को लिख दो। और ये हो जाएगा S इंटू एस, क्योंकि दोनों की वैल्यू S इंटू एस है, तो ये आ जाएगा S स्क्वायर। तो मतलब ये है कि हम लोग कभी भी कोई बोले सर प्योर सॉलिड, बहुत लोग पूछते हैं ना कि सर हम डायरेक्टली लिख सकते थे इसको KSP इज इक्वल टू एस स्क्वायर, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं सर वो सॉलिड का क्या हुआ? तो सॉलिड का जो होता है वो यही होता है कि जाके नए कांस्टेंट में इन्वॉल्व हो जाएगा, और ये एक्चुअली में फाइनली आंसर आता है सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का। किसी का भी अगर आपको निकालना है, AgCl का अगर निकालना है तो ये आएगा। समझ में आ रहा है दोस्त ये? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे से हम क्या करेंगे, बार बार हम के इक्विलिब्रियम में उस सॉलिड को मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे। अब हम एक बार बता चुके हैं, आपने भी क्लास 11th में देखा होगा कि भैया सीधे KSP इज इक्वल टू जो आयंस बने हैं उन्हीं का मोलर कंसंट्रेशन या उनके प्रोडक्ट्स जो है उनके मोलर कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे कर देते हैं। अभी भी अब मान लो कुछ लोग नए आए हो, कोई बोले, अब तुम में से कोई हो सकता है जिद पे आ ही जाए कि सर हम नए आए हुए हैं, हमने तो कभी पढ़ा नहीं, नहीं पढ़े साले तो हम क्या करें, पढ़ना चाहिए था तुमको। फिर भी कोई बोले सर पढ़ा दीजिए, तो हम बता देते हैं, फिर से देख लो। मतलब अब आए हो यार तो बताना तो पड़ेगा ही ना। अब अगर कोई क्यूरियस है तो, अब हो सकता है कोई क्यूरियस हो। के इक्विलिब्रियम देखो, AgCl का मोलर कंसंट्रेशन, एक बात बताओ, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि AgCl का मोलर कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, तो एक बात बताओ मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है बे? क्या वो मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है? बताओ भैया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया। sir. Yes, sir. मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की बात करने जा रहे हैं, मान लो प्योर सॉलिड AgCl की बात करने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया दोस्त। तो ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स की जो वैल्यू होती है, क्या वो मास अपॉन मोलर मास होता है? Yes, sir. Yes, sir. मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, ऐसे कर देते हैं हम। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? क्या वो डेंसिटी हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो एक बात बताओ, प्योर सॉलिड के लिए क्या डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी? अरे एजी जैसे चॉक होता है, रिएक्शन करेगा तो भैया ऊपर से चॉक, जैसे हम चॉक बोर्ड पे लिखते हैं तो लिखते हैं तो कंज्यूम होता है, तो भैया कंज्यूम होते होते वो घिस जाता है, लेकिन क्या उसके अंदर की डेंसिटी खत्म हो जाती है? क्या डेंसिटी तो उतनी ही रहती है। अबे जब Yes, तक sir. चॉक है Yes, तो sir. डेंसिटी अलग Yes, हो sir. जाएगी, तो कैसा चॉक? तो वैसे ही सॉलिड AgCl जब आपने लिया होगा तो डेंसिटी भी कांस्टेंट है उसकी हमेशा, मोलर मास भी AgCl का कांस्टेंट ही रहेगा, तो यह जाता है कोई कांस्टेंट वैल्यू। और इस कांस्टेंट वैल्यू को हमने ले जाके जानबूझ के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इसलिए मिला दिया था। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये कांस्टेंट वैल्यू मिलके एक नया कांस्टेंट बन गया था, जिसको हम लोगों ने KSP बोल दिया है या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल दिया है। तो आप समझ में आया प्योर सॉलिड्स के एक्टिव मासेस 1 क्यों लिए जाते हैं? एक्चुअली 1 होते थोड़ी हैं, वो तो कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको ले जाके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जब मर्ज कर देंगे तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बताओ बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. बहुत Yes, sir. बढ़िया Yes, दोस्त, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये समझ गए? ए कहाँ चला गया? ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देखो, दूसरा हम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट है, पहले सिंपल सा ही दे देते हैं, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, सिंपल सा एग्जांपल देते हैं अभी। देखिए दोस्त, PbS सपोज करो हम आपसे देते हैं, PbS एक PbS सॉलिड है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होता, जानबूझ के प्रेसिपिटेट ही दिए जाएंगे। तब बोले कि सर हम हमारे पास PbS है, हम इसको
पानी में डिजोल्व करेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा, बहुत कम सॉल्युबल होता है वैसे, तो बनाएगा Pb+2 और सल्फाइड आयन। ठीक है, Pb+2 सल्फाइड आयन बन गया। अब तुमने शुरुआत में PbS का कोई अमाउंट ले लिया होगा, तो अमाउंट ले लिया होगा तो उसकी वैल्यू हम लिखें, मान लो अभी लिख देते हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिख देते हैं फिर से। A मोल ले लिया आपने और ये शुरुआत में आयनाइज नहीं हुए थे, थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अलाउ हो गया, अलाउ कर दिया आपने, तो A-S हो गया था, तो ये भी बनेगा S और ये भी बनेगा S। तो क्या हम डायरेक्टली KSP लिख दें? तो KSP लिखोगे अगर, तो क्या तुम पहले लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ Pb+2 और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सीधे 1 लिख दें, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। 1 क्यों लिखा है? क्योंकि एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म में ही समझा दें तुम्हें कि ये आया कैसे होगा। पहले आपने लिखा होगा के इक्विलिब्रियम, और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो होती है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों के 1 और 1 है, डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है PbS, वो तो कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट को मिला दिया हमने जाके के इक्विलिब्रियम में, और जब के इक्विलिब्रियम में तुम मर्ज कर दोगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसी को हमने बोल दिया KSP। तो KSP अब फिर PbS की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं प्योर सॉलिड से प्योर लिक्विड के एक्टिव मासेस 1 लिए जाते हैं। क्लियर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो इसी KSP की वैल्यू, बहुत अच्छे भैया, इसी KSP की वैल्यू Pb+2 की जगह हम S लिख देंगे और इसके सल्फाइड की जगह भी S लिख देंगे, ये कुल मिला के इसकी वैल्यू आ जाएगी KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। तो S स्क्वायर हो गया, KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। ठीक है, अब बार बार हम सॉलिड वॉलिड नहीं लिखेंगे। फाइनली आंसर देखिए, कॉपी कर चुके इसको, चले भैया नीचे। Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे दोस्त। अब देखो एक एक करके बता रहे हैं। कैलकुलेट solubility and solubility product। देखो दोस्त, solubility product सीधे लिखो। इन फॉलोइंग केसेस एक एक करके देखिए। अब हम लिख देते हैं। ए पार्ट सपोज करो लिखा है, PbCl2 लिखा हुआ है, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं दोस्त। बी पार्ट लिखा हुआ है Ag2CrO4, जो कि ये सब प्रेसिपिटेट होते हैं, जानते होगे तुम लोग, या हम प्रैक्टिस के लिए और भी कुछ भी दे सकते हैं। सी पार्ट लिखा हुआ है, सपोज करो आपके पास, हाँ कंफ्यूजन वाला देते हैं, Hg(I2) और डी पार्ट लिख देते हैं Hg2I2। बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये वाले मजा आएगा अभी देखना। फिर लिख देते हैं Ag2Cr2O7। F पार्ट देखो PbSO4 लेड सल्फेट होता है। जी पार्ट देखो ऐसे ही, सपोज करो लिख देते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, ठीक है, मान लेते हैं स्पारिंगली सॉल्युबल सॉलिड है ये। एच पार्ट देखो, सपोज करो हम लिख देते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, हम लिखेंगे नहीं इसका फॉर्मूला अभी भी बहुत लोग एल्यूमिनियम सल्फेट में कहो कंफ्यूज हो जाओ। एल्यूमिनियम सल्फेट नहीं, एल्यूमिनियम सल्फेट से जानते हो, हाँ लिख देते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। और एच के बाद आई पार्ट लिख देते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। एक एक करके आपको बता देते हैं, ABCDFGHI ऐसे जो भी लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आई के बाद यहाँ और लिख देते हैं जे पार्ट, जो आइटिन पूछा गया है। जे पार्ट लिखा गया था, क्या लिखा गया था भाई? AXBY ऐसे लिखा गया था। JKL ये भी लिख देते हैं। सपोज करो कोई दे दे हमारे पास है A3,
B4, L क्या लिख देते हैं, A5, B2, ऐसे। ठीक है, इतना लिख देते हैं। एक एक करके हम आपसे पूछेंगे। कटायन अनायन लास्ट के केसेस में जो J के L है, हमने आपको बताया ही नहीं कि A कटायन है कि B कटायन है, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। एक एक करके आपको बताते हैं। शुरू करें भैया? कॉपी कर लिए क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, कॉपी क्वेश्चंस कर लो तो हम आगे चल के बताना शुरू करें। बार बार हम वो सब कुछ थोड़ी लिखेंगे वही सारी चीजें। देखिए एक पार्ट PbCl2 से शुरू करते हैं। ए पार्ट लिखा PbCl2। PbCl2 एक स्पारेंगली सॉल्युबल सॉलिड होता है, जिसको जब आप पानी में डालोगे तो आयनाइज करेगा तो बनाएगा Pb+2 एक्वस। थोड़ा तमीज से लिख दिया जाता है ये सब एक्वस है, नहीं तो अच्छा नहीं लगता ना कि पूरा बात लिखोगे, नहीं तो Cl- एक्वस है, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगता है कि जब सॉल्व कर रहे हो पूरी चीजें लिखो। तो भैया ठीक है, हम मान लेते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ PbCl2 टेकन, ये अगर S बनेगा तो क्या ये 2S आएगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो KSP की जब वैल्यू लिखोगे सीधे KSP लिख देते हैं, तो क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय 1, तो Cl माइनस का स्क्वायर होगा। इसमें किसी को डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. बहुत बढ़िया। तो S की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2S की पावर 2, अरे क्लोरीन तो 2S था, उसकी पावर 2 था, तो ये तो कुल मिला के 4S³ आ जाएगा। ये समझ गए। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। दूसरा वाला है Ag2CrO4। देखो दोस्त, Ag2CrO4 सॉलिड है, इसको भी आपने पानी में डाला, थोड़ा सा आयनाइज करेगा तो बनाएगा 2Ag+, और साथ में बना देगा CrO4 2-, ऐसे बनाएगा। अब आयनाइज करना आना चाहिए आपको। अब कोई बोले सर ये आपने लिखा कैसे, इतना तो पता ही होना चाहिए। एक बीकर में ही चल रहा है ये सब। फिर वही चीज, कोई बोले हमने ए मोल ले लिया इसका, कोई बात नहीं, हमें उससे खैर मतलब है नहीं। ए मोल लिया था तो इनिशियली दोनों 0-0 थे, अब बाद में आपने क्या कर दिया था, इसमें कर दिया A-S, ये क्या आएगा 2S, और ये लास्ट में क्या आएगा S। तो KSP की वैल्यू जब लिखोगे नीचे चल के, तो KSP की वैल्यू लिखते टाइम आप सीधे सॉलिड का तो लिखोगे नहीं, तो Ag+ के कंसंट्रेशन का स्क्वायर न्यूमरेटर में, क्योंकि उसके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, मल्टीप्लाइड बाय CrO4 की पावर 2- और डिवाइडेड बाय 1। प्योर सॉलिड के एक्टिव मासेस 1 लिखे जाते हैं। तो यहाँ से जो KSP की वैल्यू आएगी, क्या वो 2S का स्क्वायर, हेलो भैया आप लोग सुनते हो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया दोस्त, 4S³ आ जाएगा। तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, कुछ क्या हो तो जानते ही हो, एस हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो ए और बी पोर्शन हो गया, जल्दी से इसको कॉपी कर लो। सी पोर्शन पे चल रहे हैं हम। सी और डी बड़े इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया बढ़िया है वो। सी और डी दोनों में एक साथ ही कर दे रहे हैं, लो बगल बगल लिखेंगे, सी इधर लिखेंगे और डी इधर लिखेंगे यहीं पे। एक बीकर में इसको लिखेंगे सी वाले को, और एक बीकर में लिखेंगे डी वाले को। सी क्या था बच्चा, क्या था सी? HgI2. बहुत बढ़िया दोस्त, Hgi2 था, रेड पीपीटी होता है इसका। और डी क्या था? Hg2I2। ये भी आयनाइज करेगा, ये भी आयनाइज करेगा। क्या क्या बनाएंगे दोनों, पहले तो ये बता दो हमको, क्या क्या बनाएंगे दोनों।
किसी को आइडिया मर्क्यूरस कैसे आयनाइज करता है, मर्क्यूरिक कैसे आयनाइज करता है, मर्क्यूरस कैसे मर्क्यूरस Hg+2 इन्होंने कुछ बताया और कोई नहीं? मर्क्यूरस क्या बता रहे हो, फिर से बताओ बच्चा, फिर से बताओ। सर +2 Hg+2 Hg की पावर +2 ये कह रहे हो? यस सर अच्छा, मर्क्यूरिक कैसे करेगा फिर, लेफ्ट वाला? सर कोई Hg2i और I माइनस। तुम लोग दोस्त थोड़ा सा भी मतलब ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, याद कर लो आगे से। ये बनाता है पहला वाला Hg पे +2i माइनस, पहला वाला ठीक है, पहला वाला आप लोग जानते भी होगे, ठीक है, उसमें हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्त गेम तो दूसरे वाले में है। दूसरा वाला ये बना, मर्क्यूरस ऐसे एग्जिस्ट करता है Hg2 2 +2i माइनस, आपको पता होना चाहिए ये। एक्चुअली में जो मर्क्यूरस होता है, मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरस आयन जो होता है ना दोस्त, वो ऐसे होता है Hg2 2+, ये करेक्ट है। और गलती से उसको ये ना लिख देना, Hg+ लिखोगे ना तो ये गलत होता है। मर्क्यूरस आयन Hg2 2+ लिखा जाता है, रादर राइटिंग Hg+। जैसे बहुत लोग ऐसे सोच सकते हैं कि मर्क्यूरस है, ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो हम Hg+ लिख देते हैं, ये गलत होगा, इसलिए क्रॉस कर दिया ब्लैक पेन से हमने। तो मर्क्यूरस आयन का एक्चुअली में एग्जिस्टेंस ऐसे होता है, कहीं भी आप देखोगे तो Hg इसके ऊपर एक प्लस, इसके ऊपर एक प्लस, ये होता है मर्क्यूरस आयन। यही एग्जिस्टेंस है, एक्चुअल एग्जिस्टेंस मर्क्यूरस का, याद कर लेना इसको, नहीं तो तुम यही गलती कर जाओगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में, कभी तुमसे निकलेगा नहीं पूरी जिंदगी। तो Hgi2 सॉलिड है, जो Hg+2 एक्वस और I माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। Hg2I2 भी है और वो भी Hg2 2+ और 2I माइनस। लकीली इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, लकीली। वैसे आंसर डायरेक्टली लोग गलत लिखते हैं। तो मान लो इसका जो भी अमाउंट था ये S बनेगा, तो ये 2S बनेगा। तो यहाँ से जब KSP की वैल्यू लिखोगे येलो पेन से, येलो वाला पेन दिख रहा है बच्चा आप लोगों को, ऐसा नहीं बहुत लाइट दिख रहा हो? यस सर, दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है। बहुत बढ़िया दोस्त, बताया करो बे। तो हम उन्हें, हमको लगे लाइट दिख रहा हो, हमें दिख रहा है, कोई जरूरी थोड़ी तुम्हें दिख रहा हो। Hg+2i माइनस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इन दोनों का डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा S, और I माइनस है तुम्हारा 2S का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के KSP की वैल्यू आ रही है 4S3। ये 4S3 आ रहा है तुम्हारा इसका Hgi2 का। और इंटरेस्टिंग पोर्शन दूसरे वाले में भी यही है, उसमें भी जब आप एक में S लिखोगे तो एक में 2S आएगा, और दूसरे वाले में भी जब लिखेंगे KSP का एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन लिखते टाइम भाई ऐसा ही Hg2 2+ इंटू I माइनस का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू S इंटू 2S का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4S3। ठीक है बच्चा, समझ गए? यस अरे यस यस सर, क्या, यस सर। हाँ क्या इसमें डिफरेंस है, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, क्या समझने वाली चीज है? आपको सबको समझ में आ गया ना दोस्त? Yes, है sir. बच्चा? Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला पोर्शन, सी और डी। अब ई पोर्शन पे आते हैं। ई क्या है भैया? ई वाला क्या है? Ag2Cr2O7। बहुत बढ़िया दोस्त, इन्होंने बताया Ag2Cr2O7। अरे तो डाइक्रोमेट है, सॉलिड है, इसको आप वाटर में डाल दो तो आयनाइज करेगा, तो बनेगा 2Ag+, और साथ में बन जाएगा Cr2O7 2-।
तो ये दोनों पानी में डाले हो तो एक्वस और एक्वस हो जाएंगे, और एक्वस एक्वस होने के बाद इनकी सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट जो होगा वो भाई, अगर कोई बोले हमें उस ऐसे करेंगे कि भैया ए मोल लिया था, अरे हमें उससे क्या मतलब, उसका एक्टिव मास तो हमें वहाँ नहीं पुट करना है। तो ए माइनस एस होगा जब ये, तो ये बन जाएगा 2s और ये बनेगा s। और फाइनली जब आप इसमें सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट लिखोगे तो के एस पी आपने जैसे लिखा तो वो अंडरस्टूड होगा कि भाई जो प्योर सॉलिड उसके मोलर कंसंट्रेशन को यूनिटी मान चुके हो, तो वो तो आएगा Ag प्लस का स्क्वायर, क्योंकि उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी पावर में आएगा, और Cr2O72 माइनस की पावर 1, और यहाँ से आ जाएगा 2s का होल स्क्वायर इंटू s इज इक्वल टू 4s क्यूब, ये आ जाएगा। ई हो गया। उसके बाद एफ पार्ट पे आते हैं। एफ पार्ट देखो दोस्त, एफ पार्ट क्या है बच्चा, एक बार जल्दी से बता दो यार कोई। पीबीएस या पीबीएसओ4? PbSO4 पीबीएसओ4 है। अब जब लिख रहे हैं तो लिख ही देते हैं। तो एनालाइज करेगा तो क्या बनाएगा, Pb+2 प्लस सल्फेट। ठीक है, PbSO4 सॉलिड स्टेट में रहा होगा, Pb+2 एक्वस हुआ होगा पानी में जाने के बाद, ये भी एक्वस होगा, प्योर सॉलिड होता है ये। तो वही अगर नया सॉल्बिलिटी दोनों के S और S हो गए हैं तो भाई भले ही ये A माइनस एस रहा हो, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका अमाउंट कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होने के बाद हम सीधे सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू, जब आप KSP निकालोगे, KSP लिखते ही आप प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड के एक्टिव मासेस की यूनिटी मान लेते हो, Pb+2 इंटू सल्फेट का कंसंट्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, और दोनों लकीली S इंटू एस करके S स्क्वायर आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला कौन सा है दोस्त, जी वाला? MgOH होल ट्वाइस। मान लेते हैं ये भी स्पारेंगली सॉल्युबल सॉलिड था, सॉलिड स्टेट में था, आपने इसको जब पानी में डिसॉल्व कर दिया तो Mg+2 बना दिया इसने एक्वस में, और 2OH माइनस फर्निश कर दिया एक्वस मीडियम में, और 2OH माइनस एक्वस मीडियम में। और फर्निश करोगे दोस्त तो क्या आएगा, सपोज करो आपने A मोल लिया था तो A माइनस एस हो जाएगा, तो ये S बनेगा, ये 2s बनेगा, तो A माइनस एस ऐसे करके। तो ये एक ही बीकर में है, सपोज करो आपने लिया हुआ है, शुरुआत में दोनों 0 0 थे, तो भाई KSP लिखोगे तो प्योर सॉलिड के एक्टिव मासेस तुरंत ही आपने यूनिटी मान लिए। तो प्रोडक्ट जो आएंगे उन्हीं के कंसंट्रेशंस और उनकी रेज्ड टू द पावर देयर रिस्पेक्टिव स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट OH माइनस का स्क्वायर, ये हो जाएगा S इंटू 2s का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4s क्यूब। H पार्ट क्या है बच्चा? है भैया? ओ एल्यूमिनियम सल्फेट, बहुत बढ़िया। ये बता रहे हैं Al2SO4 होल थ्राइस। वैसे हमने वैसे ये सॉल्युबल होता है, लेकिन जस्ट मान लिया कि ये स्पारेंगली सॉल्युबल है। तो स्पारेंगली सॉल्युबल है तो क्या बनेगा दोस्त, क्या 2Al+3 आएगा और 3 सल्फेट आएगा। अरे ऊपर वाला कॉपी कर लियो बच्चा सब लोग। Yes sir. Yes sir. Yes sir. ठीक है, वो सॉलिड है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। तो मान लेते हैं सॉल्बिलिटी इन दोनों की हुई है, ऐसी कुछ हुआ। तो सॉल्बिलिटी हुई तो भैया A मोल था इसका, सपोज करो हमने सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पूछा है ना, तो शुरुआत में A मोल था, इन दोनों के 0 0 थे। A माइनस एस करोगे सॉल्बिलिटी तो ये बन जाएगा 2s, और ये क्या होगा 3s। ये तो अभी तो हमने सिर्फ लिखा, इनके अमाउंट्स कैसे बने। और जब आप KSP की वैल्यू लिखोगे तो अंडरस्टूड है, जो प्योर सॉलिड था आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, उसकी यूनिटी मोलर कंसंट्रेशन मान चुके हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो आएंगे Al+3 का होल स्क्वायर इनटू सल्फेट जो आएगा SO4 2 माइनस इसका होल क्यूब, और इसमें रह क्या गया, अब Al+3 की जगह 2s है, 2s का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय सल्फेट कितना है 3s है, 3s का होल क्यूब, और क्या इसकी वैल्यू
अपने आप मल्टीप्लाई करके 4 27 इंटू 4 108 s टू द पावर 5 आएगा। यस सर, यस सर, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, हो गया। अबे किसी का डाउट इसमें कुछ पूछना उछना है? No, No sir. sir, No, no sir. sir. बहुत बढ़िया दोस्त। h के बाद आई पार्ट देख लो, वैसे ही हो जाएगा, उसको लिखेंगे नहीं हम। वो होगा कैल्शियम, क्या है, फॉस्फेट ना। Phosphate, phosphate. तो क्या लिखोगे? CaPO4 में क्या आता है कैल्शियम फॉस्फेट? CA3PO4 twice. बहुत बढ़िया दोस्त। सॉलिड है, आयनाइज कर दो तो 3 कैल्शियम प्लस 2 कर देना। बार बार इसको देखते रहना भैया, ये आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत डिफिकल्ट चैप्टर होता है, अगर कभी कायदे में ना पढ़ा हो तो ट्राई हमने पूरा किया कि हर एक बेसिक से लेके एडवांस तक कवर कर दे। अब तुम क्लास से नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो तुमको क्या घंटा समझ में आएगा साले? हर कोई पढ़ते रहो भैया, बार बार रिवाइज करते रहो। देखो दोस्त, कैल्शियम फॉस्फेट सॉलिड है, कैल्शियम ये +2, और ऐसे अगर आप देखोगे आपने A मोल्स ले लिया है तो हमें उससे मतलब है ही नहीं, खैर जो भी है, शुरुआत में दोनों 0 0 थे, तो अगर आपने A-S कर दिया यहाँ पे तो 3s एंड 2s बनेंगे, और इससे भी आंसर जो KSP का आएगा फाइनली, वो हम लिख दे रहे हैं 108 इंटू s टू द पावर 5 ही आएगा। कर लोगे इसको, है बच्चा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त, ये हो गया। अब आते हैं, अरे लिख देते हैं, छोड़ देते हैं इसको, जे पार्ट पे आते हैं। कॉपी कर लो इसको जल्दी से यार। जे पार्ट Yes sir. आइटम पूछा Yes गया sir. था, हो गया। हटा दें भैया, और लोग बताओ, थोड़ा तेज तो नहीं लिख रहे हैं? No, कॉपी sir. करने का टाइम No, मिल sir. जाता है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। अभी इसका स्क्रीनशॉट भी, एक्चुअली पीडीएफ इसकी काफी बड़ी बन जाती है, इसलिए उसको सेंड करना मुश्किल होता है व्हाट्सएप पे। मुश्किल का डाउनलोड करते हैं घूमोगे, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे जो पेजेस लिखे हैं। जे पार्ट पे आ जाओ, जो आइटम पूछा गया है। उन्होंने बोला था AXBY। तो पहले तो ये बताओ, तुम कटायन किसको मानते हो इसमें? किसको मानोगे कटायन? पहले को मानोगे या दूसरे को मानोगे? ए को, A को sir. ए को, ये माना। कोई है जो बी को मानेगा? अगर कोई बोले नहीं सर हम बी को मानेंगे, तो गलत हो जाएगा क्या आंसर? अबे जैसे कोई बोले नहीं हम सर AXBY में हम बी को कटायन मानेंगे, No sir, गलत नहीं. No sir, गलत नहीं होगा. कोई गलती नहीं होगी। अब ए को तुमने अनायन माना, लेकिन देख लेना, मॉलिक्यूल हैज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे आ जाओ, ब्लैक पेन से जो लिखा है हमने, ब्लैक। जिसने ए को कटायन माना है वो ए को कटायन मानेगा। ए की पावर क्या लिखोगे, कितना चार्ज आएगा? अबे जो बी का जो वाई प्लस, वाई प्लस। Plus, हाँ वाई plus, प्लस, जो बी का सब्सक्रिप्ट होता है वो इसकी पावर में आ जाएगा, और जो बी के पावर आएगा वो ए का सब्सक्रिप्ट आ जाएगा, एक्स माइनस। इनके आगे नंबर्स भी इनके होंगे भाई, एक्स नंबर ए का था और वाई नंबर्स थे बी के। सिमिलरली जब कोई बोले नहीं हम ए को अनायन मानेंगे, तो मान लो ना ए को अनायन, रोका थोड़ी है किसी ने। ए को अनायन मानोगे तुम लिखोगे ए की पावर वाई माइनस, ठीक है, प्लस बी की पावर एक्स माइनस की जगह एक्स प्लस। इनके भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ वाई से मल्टीप्लाई करोगे, तभी तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो जाएगी, और इनके नंबर्स भी, एटम्स, एटम भी बैलेंस और चार्ज भी बैलेंस हो गए। आयनाइज करना ऐसे सीखना चाहिए, या एक्स वाई की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख के चेक कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये, कोई बोले हमने ए मोल लिया था भैया, मतलब हाँ चाहे कटायन इसको मानो चाहे, इनिशियली ये 0 0 थे, और यही वही मतलब ए मोल लिया था, इनिशियली ये 0 0 थे। अब तुमने क्या किया दोस्त, ए माइनस एस अज्यूम कर लिया फर्स्ट वाले में। तो मेरे दोस्त ए माइनस एस अज्यूम करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स इंटू एस आएगा, और ये वाई इंटू एस आएगा। बताओ बे। yes, 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 sir. yes, Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. दोस्त। तो ए माइनस एस अज्यूम कर लो, तो ये भी एक्स इंटू एस और ये वाई इंटू एस। तो बात तो वही रही है, मतलब कुछ भी मान लो तुम, आंसर सेम ही आने वाला है इसका मतलब।
भाई कटायन अनायन मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब नहीं दिया हुआ है तो किसी को भी मान लो, ऐसा कोई रूल नहीं होता किसी कंपाउंड में पहला वाला कटायन ही होता है, ऐसा कहीं रूल नहीं होता। तो आप कैसे भी मान के करो, ये आईआईटी का क्वेश्चन है और उसमें ये दोनों चीजें कवर हो रही हैं, मतलब कि पहचानना आना चाहिए। बस केएसपी की वैल्यू सीधा लिख दो, प्योर सॉलिड का एक्टिव मास यूनिटी अज्यूम कर लेना। तो ये जो आपने लिखा है ए की पावर वाई प्लस इसकी पावर एक्स आएगा, और जो बी की पावर एक्स माइनस अज्यूम किए हो इसकी पावर वाई आएगा। हेलो हेलो, दूसरे Yes, sir. साइड Yes, sir. Yes, Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया sir. दोस्त, Yes. बहुत बढ़िया। दूसरे साइड भी ए की पावर आपने जो वाई माइनस अज्यूम किया है, अगर अनायन अज्यूम किया तो इसकी पावर उसका स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक्स आएगा, और बी की पावर जो आपने कटायन अज्यूम किया है उसको एक्स प्लस उसकी पावर जो आएगा वो आ जाएगा वाई। बस खत्म हो गया, ये हो जाएगा x इंटू एस की पावर x और y इंटू एस की पावर y, या दूसरे साइड लिखोगे तो x इंटू एस की पावर x और y इंटू एस की पावर y। क्लियर है दोस्त? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बस Yes, sir. आंसर हो गया भैया, x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, यही तुम्हारा केएसपी की वैल्यू है। या यहाँ भी केएसपी की वैल्यू वही आएगी, अलग थोड़ी आ रही है। x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। ठीक है दोस्त, तो चाहे कटायन किसी को अज्यूम करो चाहे अनायन किसी को अज्यूम करो, आंसर सेम ही आएगा। वो फर्क नहीं पड़ता कि पहला कटायन अज्यूम कर रहे हो दूसरा कटायन। और कुछ अच्छा इसमें समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया दोस्त। तो जे के बाद जो के और एल लिखे हुए हैं, जेके में जो भी लिखा हुआ है उसको आयनाइज कर लोगे, A3B4 लिखा है शायद, वो उसको कर लोगे दोस्त। अगर सॉलिड लिखा है कोई Yes, sir. Yes, sir. तो किसी Yes, को भी sir. कटायन मान लो। Yes, sir. अब तो हम फ्री है ना, कि अब जब एक में प्रूफ हो गया तो मान लेते हैं ए की पावर 4 प्लस और बी की पावर 3 माइनस, इसका नंबर करोगे तो 3 आ जाएगा, इसका नंबर करोगे 4 आएगा, चार्ज बैलेंस हो गया। और वैसे ही एल वाले पार्ट में जब आ जाओगे तो एल वाला पार्ट भी हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्त ये एल पार्ट तक? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अबे और तो देख लो। यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी, यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी ये देख लो, इसकी जरूरत है अभी। यूनिट ऑफ सॉलिबिलिटी जो होती है एस की यूनिट, वो होती है वही कंसंट्रेशन की यूनिट, और जनरली उसको मोल पर लीटर ही लिखा जाता है, मोल पर लीटर, अनलेस आपसे जबरदस्ती ग्राम पर लीटर ना बोलने लगे। ये कंसंट्रेशन की यूनिट ही होती है, और कंसंट्रेशन की यूनिट इसको बोल सकते हैं यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब एक और चीज सुनो भी, एस की वैल्यू हमेशा लेस देन 0.1 होती है, तभी उसको स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। हमेशा हमेशा फॉर ऑल स्पारेंगली, भाई स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट कब बोलेंगे? फॉर ऑल स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, नहीं तो ऐसे तो कोई भी सॉल्ट तुम क्या मानोगे, कोई लिमिट तो होनी चाहिए। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू अगर 0.1 से कम होती है तो फॉर ऑल स्पारेंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ये चीज मतलब फॉर ऑल सॉल्ट्स जिनको स्पारेंगली सॉल्युबल बोलेंगे, ये चीज वैलिड होनी चाहिए एज लेस देन 0.1। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ रहा है अभी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये ध्यान रखना। अब एग्जाम में क्या होता है, आईआईटी वाले कभी कभी मोल पर लीटर में देते हैं, मोल पर लीटर, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना होना कि भैया वो मोल पर लीटर दिए हैं तो क्या होगा उसमें, आंसर कैसे होगा, काफी प्रॉब्लम होती है। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बताएं अब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आप चलिए लिखिए, मतलब हेडिंग लिखवाते हैं अब आपको, सॉल्युबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ अ कॉमन आयन। क्लास कितने बजे तक है भैया? sir. 5 से पहले और हो गई थी।
फिर से बताओ बच्चा, सॉल्व क्या, फिर से बोलो। 530 530 530, अच्छा चलो छोड़ रहे हैं बच्चा, अभी रुको थोड़ी देर रुको। solubility in presence of a common ion, presence of a common ion, कॉमन आयन की बात कर रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन समझ लो, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी बताते हैं, लिखिए। जैसे क्वेश्चन लिखा है, हम आपसे बोल रहे हैं कैलकुलेट, सिंपल सा पहले दे रहे हैं, कैलकुलेट सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl। AgCl सॉलिड की सॉलिबिलिटी पूछी है, किसमें, ए पार्ट, इन प्योर वाटर। वैसे ऊपर जितनी चीजें अभी तक बताई है ना, प्योर वाटर में ही बताई है हमने। बी पार्ट इन 0.1 मोलर HCl, और सी पार्ट इन 0.2 मोलर AgNO3। इनमें इनकी सॉल्युबिलिटी पूछी है हमने, और आपको गिवन है, एक और डेटा मान लेते हैं, गिवन डेटा KSP ऑफ AgCl की वैल्यू, ये गिवन है 10⁻⁻10। ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है जिसको लेके हम समझा सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये आपसे पूछा है, तो एक एक करके आपको हम ये कल वाली क्लास में आपको बता देंगे। अभी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो आप ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक सर, थैंक सर, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।